स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने क्लास 9 चैप्टर 2 मतलब सेल स्टार्ट किया है। ओके, तो सेल के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा है। लास्ट 2 पार्ट्स आपने देखा है जिसमें हम लोग ने सेल के बारे में देखा, सेल वॉल, प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोसाइटोसिस, सॉल्यूशंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग ने अपने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था। ओके, एंड आई होप आपने जो भी टॉपिक्स आप लोग ने पढ़ाया था वो आपने बुक से भी ज़रूर से रीड किया होगा। लेकिन इससे पहले कि जो भी आपको टॉपिक्स में अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है, डाउट हो रही है, तो आप उसको ज़रूर से कंफर्म करिएगा। उसको ज़रूर से एक बार अपने जो भी क्यूरीज है उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू आप उसको पूछिएगा। ओके, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा इससे पहले के पार्ट्स में तो आपको आगे के पार्ट्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट टाइम पे ये सब टॉपिक डिस्कस किया था, प्लाज्मोलिसिस के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग ने देखा था, है ना। तो ये सभी चीज़ें हम लोग ने देखा था। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियस। कौन सा टॉपिक है? न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको पता है कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सिसोम है, और आपका सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ओके, सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारे क्या बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सिसोम है, राइबोसोम्स है, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं। तो ऐसे बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। और इसी में जहाँ पे हमारे ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है, और उस लिक्विड मीडियम को, जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझना है कि जब हमारा वेल डेवलप्ड आपका सेल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, प्लस आपके सेल ऑर्गेनेल्स हो, सेल ऑर्गेनेल्स में आपके जो भी गैप्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो भी गैप्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी स्पेस होता है, वो स्पेस एक लिक्विड मीडियम से पूरा फिल्ड होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। ओके, तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही, आप जानते हो, इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जो कि आप ये कह सकते हो कि डीएनए है जो कि न्यूक्लियस का पार्ट है। तो हमारे ये जो न्यूक्लियस है वो आप कह सकते हो कि ये पूरे सेल को क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। ये जो हमारा डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफ़र भी होता है। प्लस जो भी ये सेल ऑर्गेनेल्स की जो भी प्रोटीन्स या एंजाइम की ज़रूरत होती है, उसको भी कौन सिंथेसिस करता है, ये डीएनए के थ्रू ही सिंथेसाइज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप समझ गए हैं ओवरव्यू हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सेल के सेंटर पार्ट न्यूक्लियस की। क्लियर? न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन सेल विच इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर पार्ट होता है सेल का, वो हमारे सेल की सभी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल। ओके, तो आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, सबसे पहली बात कि वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। वो हमारे सेल की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, पूरे सेल में जो एक्टिविटीज़ होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। ओके, आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा क्या है, पूरा सेल। ये आपका किसका डायग्राम बनाया है, पूरा ये सेल का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। और आप देख सकते हो ये सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और ये आपके क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका गोल्जी एपरेटस है, ये आपकी वैक्यूल्स है, ये सब आपके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आप लिक्विड मीडियम देख रहे हो, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो आपका सेल है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और आपका न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, शॉर्ट फॉर्म में उसको ER बोलते हैं। तो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये पूरे आप देख रहे हो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक और हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है, ऑर्गन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के भी अंदर ये हमारा पाया जाता है, न्यूक्लियोलस। ओके, तो ये न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिक आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि ये सेल का क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर जैसे हमने बोला DNA प्रेजेंट होता है। ये आपके सेल ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, गोल्जी है। तो ये आपके जो भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको एक नाम से और बोल सकते हो, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल सकते हो? प्रोटोप्लाज्म, मतलब एक लिविंग सेल्स। आप इसको दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हो? लिविंग सेल। लिविंग सेल मतलब जिंदा सेल, है कि नहीं? लिविंग सेल्स मतलब क्या? पूरा जिंदा हुआ सेल है, मतलब वो एकदम लाइव है, मतलब कि सेल पूरा अच्छे से क्या है, पहली बात उसका मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है, न्यूक्लियस, इन सब के साथ जो एक कंप्लीट हमारा सेल होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, या आप लिविंग सेल्स भी कह सकते हो। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म भी आप इसको याद रखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकते हैं, हर एक पार्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस ऑफ अ सेल का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? फर्स्ट पॉइंट, अ न्यूक्लियस हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मीन्स कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन से, एक आउटर कवरिंग से कवर्ड होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, There are pores present on the nuclear membrane that allow movement of substance in and out of the nucleus। जैसे कि हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरा कवर्ड होती है, सेल को पूरा कवर की होती है, और कोई एक चैनल, एक जगह पे क्या एक चैनल होता है या पोर होता है, और वहीं से हमारे जो सब्सटेंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव करते हैं। तो सेम ऐसे जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तो उसमें भी क्या एक पोर प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हो ये क्या है? पोर प्रेजेंट होता है, और इसी पोर्स के थ्रू ही जो भी सब्सटेंस को अंदर न्यूक्लियस के अंदर मूव करना रहता है या बाहर मूव करना रहता है, इस पोर के थ्रू ही मूव करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर क्रोमोसोम्स, रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे हम लोग ने बात किया था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? DNA। क्या प्रेजेंट होता है? DNA। अब आप ये देखो कि आपके जो पॉइंट में लिखा है वो क्या लिखा है? देयर आर क्रोमोसोम। उसने क्या बोला है? क्रोमोसोम। तो अब क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम प्लस आपका DNA, ये क्या है? एक्चुअली ये हमारे एक ही होते हैं, ठीक, ये हमारा क्या एक ही है, एक ही होता है। मतलब क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो रॉड शेप्ड का होता है। कैसे? इस तरह के रॉड शेप्ड के होते हैं वो, ठीक है, रॉड शेप इनका स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्म होता है DNA का। DNA का क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्म। मतलब आप ये कह सकते हो कि क्रोमोसोम जो है वो DNA का ही एक फॉर्म है, ठीक, DNA का ही क्या है? वो एक फॉर्म है। तो कंडेंस्ड फॉर्म जो होता है, कंडेंस मीन्स जब बहुत ज़्यादा डेंस हो, तो जो कंडेंस्ड फॉर्म होता है हमारा DNA का, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। और ये क्रोमोसोम ही क्या है? हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है हमारे वन जनरेशन टू अनदर। ओके, अगर आप इसको और भी अच्छे से जब आप आगे क्लास में देखेंगे तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी इसमें पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न के बारे में। तो सेल डिवीज़न में आपको बहुत चीज़ जानने को मिलेगा कि सेल हमारी क्या करते हैं। आपको पता है डिवाइड करती हैं, एक सेल हमारे 2 में डिवाइड करेंगे, ये फर्दर हमारे 2 में डिवाइड करेंगे, ये फर्दर हमारे 2 में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारा सेल क्या करता है? डिवाइड करता है,
ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसका भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, मीन्स सिंथेसिस होती है। न्यू डीएनए की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। तो डीएनए का भी क्या एक तरह से आप कह सकते हो, क्रोमोसोम्स का भी क्या एक तरह से डिवीज़न होता है। तो एक्चुअली जब हमारे दो सेल्स डिवाइड करते हैं तो उसके साथ हमारा जो क्रोमोसोम है क्या है, जो क्रोमोसोम है वो भी डिवाइड करते हैं। ठीक है। अगर हमारा सेल डिवाइड हो रहा है तो सेल जब डिवाइड करते हैं, एक सेल से जब दो सेल बने तो दो सेल जब डिवाइड हो रहे हैं तो उसके साथ साथ जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम जो है वो भी क्या करता है, डिवाइड करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो देयर आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का शेप क्या है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये कुछ इस तरह होते हैं, आप समझ सकते हैं। ये इस तरह से रॉड शेप प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या सेल डिवीज़न का था कि जब हमारे सेल डिवाइड भी करते हैं तो सेल के साथ हमारे जो ये क्रोमोसोम्स हो, क्रोमोसोम्स का भी नंबर फिक्स्ड होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ह्यूमन्स बॉडी में 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। कितना, 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। ओके। तो ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से जो 22 जो हमारे 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, पेयर्स में, ओके। तो जिसमें से जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे मेल और फीमेल में क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जो 23rd वाला क्रोमोसोम होता है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। ठीक है। अगर मेल में एक्स प्रेजेंट है तो अगर 23rd वाला जो हमारा क्रोमोसोम है वो एक्स प्रेजेंट है तो इट मीन्स वो क्या है, हमारा फीमेल। ये क्या है, फीमेल। अगर 23rd वाला जो क्रोमोसोम है अगर डबल एक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इट मीन्स वो कैसा चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है। अगर एक्स वाई है तो इट मीन्स वो कैसा चाइल्ड है, आपका बॉय है। ओके। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ हमने क्रोमोसोम्स के बारे में देख लिया कि क्रोमोसोम्स भी क्या कुछ नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे 23 पेयर्स में होते हैं, 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल चाइल्ड में सेम होते हैं। 23rd वाला जो क्रोमोसोम होता है, जो 23rd वाला क्रोमोसोम होता है जिसमें से जो अगर डबल एक्स प्रेजेंट है किसी भी चाइल्ड में तो वो कैसा चाइल्ड होता है, आपका फीमेल। और अगर एक्स वाई प्रेजेंट है तो वो मेल होगा। क्लियर। तो क्या है कि ये चीज़ हम लोग ने देखा क्रोमोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स कंटेन 2 टाइप्स थिंग्स। तो अगर हम बात करें अपने क्रोमोसोम्स की, किसकी, क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स के थिंग्स कंटेन करता है। या फिर आप कह सकते हो कि जो क्रोमोसोम्स होती है वो आपकी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। किससे, पहला तो है आपका डीएनए और दूसरी क्या है, प्रोटीन। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स में कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं, या क्रोमोसोम हमारे किससे मिलकर बना होता है, आपका डीएनए या फिर प्रोटीन। तो डीएनए का क्या काम है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेल। तो हमने जैसे बात किया कि सेल डिवीज़न के बारे में, जैसे हमने बात किया कि जब सेल्स हमारी डिवाइड करती हैं तो सेल्स जब डिवाइड कर रही हैं तो सेल्स के साथ जो हमारा ये डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो भी क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है। तो जब सेल्स हमारी डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डीएनए भी क्या करता है, डिवाइड मीन्स हाफ डीएनए आपका जो है इसमें जाएगा, हाफ जो डीएनए है वो इसमें जाएगा। ठीक। जो आपका डीएनए है वो भी क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक। तो इस तरह से मतलब वो न्यू सेल्स को भी बनाने में हेल्प करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, दिस हेल्प इन पैकेजिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। तो क्या होता है कि हमारी एक प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन। तो हिस्टोन एक ऐसी प्रोटीन है, हिस्टोन हमारी क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसके अराउंड हमारा डीएनए क्या होता है, रैप होता है। डीएनए क्या होता है, रैप मीन्स लपेटा हुआ। ठीक। तो ये जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो डीएनए को एक तो पैकेज करने में, ठीक है, डीएनए को पैकिंग करने में हेल्प करती हैं, प्लस हमारे डीएनए को डेंस बनाने में हेल्प करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है आपका, फिर से हम सेल का एक डायग्राम बनाते हैं। तो सेल में हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जैसे हम लोग ने बोला था कि क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं। लेकिन डीएनए क्या हो,
उससे पहले हम क्या बोलेंगे उसको, क्रोमोसोम। क्योंकि जो हमारा सेल है, क्या होता है कि जब सेल को डिवाइड करना रहता है, हमेशा तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो सेल को जब डिवाइड करने का टाइम होता है, या जब उसकी टाइम होती है कि सेल को अब डिवाइड करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो क्या, कंडेंस्ड तो होते हैं, ठीक। कंडेंस्ड होने के बाद जो डीएनए फॉर्मेशन होता है, और डीएनए के बाद उनका क्या होता है, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए जब हमारे क्या होते हैं कि सपोज़ जब हमारा सेल डिवाइड नहीं करेगा, मतलब आप कह सकते हो कि जब सेल का एक नॉर्मल स्टेज है, तो जब सेल हमारा एकदम, जैसे इस टाइम हम क्या कह लें, ये एकदम नॉर्मल है, मतलब कि इस टाइम सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो इस टाइम पे जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, वो उस टाइम पे कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत ही एकदम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और उस टाइम हम उसको क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। मीन्स कि जब तक सेल को डिवाइड नहीं करना रहता है, या सेल जब हमारे नॉर्मल स्टेज पे रहती है, तो उस टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, हमारा जो डीएनए या क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है, वो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और उस टाइम हम उसको क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सेल को डिवाइड करने का टाइम होता है कि अब सेल को डिवाइड करना है, तो उनमें क्या होती है, प्रिपेयरिंग होती है। मीन्स ये जो क्रोमेटिन है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगेगा। मीन्स कि वो क्या फॉर्म करने लगेगा, क्रोमोसोम्स। वो क्या फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो वो कैसे हमारे हो गए, क्रोमोसोम्स की तरह हो गए। और क्रोमोसोम्स के बाद भी जब धीरे धीरे सेल का डिवीज़न होगा, तो क्रोमोसोम हमारे क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि वो 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो 23 पेयर्स में, तो जब हमारे सेल डिवाइड करते हैं, तो उसके साथ हमारा ये जो क्रोमोसोम है, वो भी क्या करता है, डिवाइड करता है। क्लियर। तो इतना क्लियर हुआ आपको कि जो हमारा सेल होता है न्यूक्लियस में, बिल्कुल जब तक सेल को डिवाइड नहीं होना रहता है, या जब तक सेल हमारा नॉर्मल स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बिल्कुल थ्रेड, एकदम जो पतले थ्रेड होते हैं ना, उसकी तरह प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सेल को जब डिवाइड करना रहता है, तो वो किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, क्रोमोसोम्स में। किस में कन्वर्ट होंगे, क्रोमोसोम्स में। मतलब जैसे जैसे हमारे सेल्स को डिवाइड करना होगा, तो जो आपका क्रोमेटिन है, वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके क्रोमोसोम्स में। क्लियर। और क्रोमोसोम्स आपका क्या है, एक कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का। आपका क्रोमोसोम्स क्या है, एक कंडेंस्ड मतलब होता है घना, कंडेंस्ड फॉर्म है किसका, डीएनए का। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो आप लोग सब लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए, डीएनए का फुल फॉर्म, और अच्छे से आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका क्या है, डीएनए, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, आरएनए भी होता है। आरएनए भी क्या है, आरएनए भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं सेल ऑर्गेनिज्म में, जो हमारे राइबोसोम्स है, या हमारे एमआरएनए वगैरह भी सिंथेसिस होती है। तो जो भी हमारे ये राइबोसोम्स हैं, है ना, जो भी हमारे आरएनए हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये सब हमारे किससे बने होते हैं, आपके आरएनए से। तो आरएनए भी हमारी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आरएनए। क्लियर। तो जिस तरह से हम बात करें कि डीएनए आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और हम आरएनए की बात करें, तो आरएनए जैसे कि कुछ हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, या वायरस वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। मीन्स उनके जनरेशन टू जनरेशन जो ये आरएनए है, वो जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रांसफ़र होता है।
लेकिन हम अगर ह्यूमंस भी की मीन्स की एनिमल्स की बात करें तो उसमें हमारा डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो आरएनए होता है मीन्स की राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो होता है हमारे बॉडी में आरएनए सिंथेसिस होती है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे आरएनए से बनते हैं। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम पे हमें एमआरएनए, टीआरएनए, बहुत टाइप के जो आरएनए होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। जैसे टाइप्स की बात हुई है तो टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि आरएनए जो होते हैं हमारे, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, मेन ये 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं आपके, और आरआरएनए। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, तो आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं आपके, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र आरएनए, और आरआरएनए की जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है तो ऑब्वियसली ये उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टीआरएनए जब प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है तो वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो एमआरएनए है मीन्स की मैसेंजर आरएनए, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन होने के बाद जब प्रोटीन की हमारी सिंथेसिस होती है तो उसमें हमें एमआरएनए की ज़रूरत होती है। तो एमआरएनए भी हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कह सकते हो कि ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक, जैसे हम लोगों ने बोला था कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस के क्या है, ये ब्रेन है। एक तरह हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोलस है, सबसे पहले ये न्यूक्लियस का 25% होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये किससे बने होते हैं, आपका प्रोटीन और आरएनए। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, आपके प्रोटीन और आरएनए से ये बने होते हैं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। राइबोसोम की क्या करता है, सिंथेसिस। और राइबोसोम की जब सिंथेसिस होती है मीन्स राइबोसोम जब हमारा बनता है, आपको पता है कि जो राइबोसोम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम लोग ने अभी देखा था आरएनए। तो ये जो राइबोसोमल हमारी जो आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो राइबोसोम की सिंथेसिस या फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोलस। क्लियर। नेक्स्ट न्यूक्लियाइड क्या होता है। न्यूक्लियाइड ये होता है कि कभी कभी जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं डेवलप होता। उसमें कुछ डैमेज होते हैं या वेल डेवलप नहीं हो पाते हैं, इर्रेगुलर शेप होते हैं। ठीक है, तो जब हमारा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, उसका मेम्ब्रेन वेल डेवलप ना हो, या मेम्ब्रेन उसकी कमी हो, मेम्ब्रेन डेवलप ही ना हुआ हो, तो इस तरह की जो न्यूक्लियस जिसमें बिल्कुल भी न्यूक्लियर जो इसका बाउंड्रीज़ है वो बिल्कुल भी डेवलप ना हो, ठीक है, या पूरी तरह से वेल डिफाइंड ना हो, मतलब आप ये कह सकते हो अ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस अगर उसमें न्यूक्लियर बाउंड्रीज नहीं है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ठीक है, या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हम उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, जिसके पास उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है, कमी हो उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो वेल डिफाइंड ना हो, वेल डेवलप्ड ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट आता है ये, हमेशा ये डिफरेंस पूछने को आता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में आएंगे कि यूकैरियोट्स में। तो आप बोलोगे कि हम लोग यूकैरियोट्स में आएंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपके बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्रोमोसोम सिंगल, जैसे हमारे में क्या होते हैं, बहुत से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और जनरली जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। जैसे आपका पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, तो वो सब हमारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स कि वो सिंगल सेल से बने होते हैं।
हम यूकैरियोट्स की बात करें तो जैसे हमारे जो ह्यूमंस हैं या जो भी हमारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमारे काऊ है, बुफेलो है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट है, तो ये सब हमारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना और अक्सर ये एग्ज़ाम में आता है, ओके। ये डिफरेंस आपका इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा हमेशा डिफरेंस आता है प्लांट एंड एनिमल के बारे में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो ये डिफरेंस भी आप इसको देख लिया। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की बात करें तो जैसे प्लांट सेल्स हमारे क्या होता है, आपको पता है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। और एनिमल सेल में हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, प्लांट सेल्स में जो होते हैं हमारे जाइलम फ्लोएम करते हैं। एनिमल सेल में बात करें तो ज़्यादातर हमारा जो मीडियम होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो ब्लड करता है ना। तो ऐसे बहुत से प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है, क्लियर। तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स प्लस प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसके डिफरेंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, हमारा जो सेल है उसका जो लिक्विड वाला पार्ट होता है या फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनेलीज, तो हमारा जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपेरेटस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो ये हमारे क्या है, पूरे सेल ऑर्गेनेलीज। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बट हमारे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड द सेल ऑर्गेनेलीज एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या है, हमारा एक ऐसा मीडियम आप कह सकते हो है जिसमें हमारा जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या है, पूरी तरह से सस्पेंड है, हमारा जो ऑर्गेनेलीज है वो क्या है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे आज हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का जो भी चैप्टर है आप इसको अच्छे से वीडियो देखेंगे और बुक से भी ज़रूर रीड करेंगे और अपने जो भी डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करिएगा, ओके। तो नेक्स्ट टाइम पे हम सेल ऑर्गेनेलीज कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।